आज सबसे पहले बात पड़ोसी देश नेपाल की करेंगे, क्योंकि नेपाल में सोशल मीडिया सेंसरशिप के खिलाफ एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। नेपाल से लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि देश में बिगड़े हालात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इससे पहले आज नेपाल में जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। बीते कई घंटों से भारत समेत पूरी दुनिया की नजर नेपाल पर टिकी हुई है, क्योंकि नेपाल से ऐसे दृश्य सामने आ रहे हैं जो इससे पहले श्रीलंका और बांग्लादेश से सामने आ चुके हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में युवा लड़के लड़कियों की भीड़ सड़क पर उतरी है। युवा प्रदर्शनकारी नेपाल की संसद में घुसे हैं। जगह जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई है। हालात पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों को फायरिंग तक करनी पड़ी है, जिसमें अब तक 21 लोगों के मारे जाने की खबर है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि नेपाल में अचानक ऐसा क्या हुआ कि ओली सरकार के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर युवाओं ने विद्रोह कर दिया। दरअसल इसके पीछे है फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स समेत करीब 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। यानी इस युवा क्रांति के केंद्र में सोशल मीडिया है। अब तक दुनिया में जो क्रांति हुई है वो कभी देश को दुश्मनों से आजाद कराने के लिए हुई है, कभी तानाशाही सत्ता को हटाने के लिए हुई है, कभी राजनीतिक परिवर्तन के लिए क्रांति हुई है, कभी दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ क्रांति हुई है। शायद दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ नेपाल में सितंबर क्रांति की शुरुआत हुई है, क्योंकि इस क्रांति की किरदार जनरेशन जी है। यानी इसीलिए इसे जेन जी क्रांति कहा जा रहा। पहले हम आपको विस्तार से इस विद्रोह की वजह बताते हैं, इसके बाद आपको बताएंगे कि नेपाल में शुरू हुए इस हाई वोल्टेज हंगामे का चीन कनेक्शन क्या है। नेपाल की ओली सरकार को इल्म तक नहीं होगा कि सोशल मीडिया पर व्यूज, लाइक की चाहत रखने वाला जेनजी इस तरह सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ लड़ाई भी लड़ सकता है। शायद इसी वजह से ओली सरकार नेपाल में शुरू हुई इस युवा क्रांति को संभालने में नाकाम नजर आ रही है। नेपाल में शुरू हुए इस विद्रोह का तात्कालिक कारण सोशल मीडिया पर बैन है। दरअसल नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स ने सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। नेपाल सरकार ने 2024 में कानून लागू किया था। इसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल में ऑपरेशन के लिए स्थानीय कार्यालय खोलना जरूरी है। इसके अलावा टैक्स पेयर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। कानून में एक ग्रीवांस अधिकारी नियुक्ति करने का भी प्रावधान किया गया था। नेपाल की सरकार ने 28 अगस्त से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 7 दिन का वक्त दिया था। पॉपुलर प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब समेत करीब 26 कंपनियों ने इसका पालन नहीं किया, जिसके बाद ओली सरकार ने उन पर देश में प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि चीन की सोशल मीडिया कंपनी टिकटॉक ने वक्त रहते शर्तों का पालन किया, इसलिए वो इस बैन से बच गए। प्रदर्शनकारी युवाओं का आरोप है कि सरकार सोशल मीडिया पर बैन लगाकर करप्शन के खिलाफ उनकी आवाज को कुचलना चाहती है। तो देश में बढ़ रही जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम अवस्था में है, उसके लिए हम यहाँ आए। तकरीबन कितने युवा आज सड़क उतरे होंगे? मेरे विचार में तकरीबन 1 लाख होंगे। हम इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने आए। हम किसी भी दल से बिलोंग नहीं करते। We just want this corrupt government to fail. दरअसल मौजूदा ओली सरकार कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही है। युवाओं के भीतर सरकारी फंड में गड़बड़ियों के खिलाफ गुस्सा है। वो देश में रोजगार के संकट को लेकर नाराज हैं। माना जा रहा है कि सोशल मीडिया पर बैन ने इस विद्रोह को भड़काने वाली चिंगारी का काम किया है। यानी कई मुद्दों पर जो युवा अपना गुस्सा दबाकर बैठा था, वो सरकार के इस फैसले के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा हो गया। एक वजह ये भी है कि बड़ी संख्या में नेपाली विदेश में रहते हैं और वो सोशल मीडिया के थ्रू से नेपाल में रहे अपना परिवार से संपर्क साधते हैं। लेकिन नेपाल में सोशल मीडिया बैन के बाद संपर्क साधने में दिक्कत हो रही है। ये भी कहीं न कहीं युवाओं के विद्रोह की एक वजह है। नेपाल की युवा सरकार के बैन वाले एक्शन को चीन से भी जोड़ रहे हैं। उनका आरोप है कि जिस तरह चीन में लोगों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल की सीमित आजादी है, वही मॉडल ओली सरकार नेपाल में लागू करना चाहती है। हालांकि नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली का तर्क कुछ और है। जेनजी पुस्तालाई पिर पर्यो अरे, राम्रो लागेन अरे। जेनजी पुस्ता भन्ने चाहिँ नि कुनै ठगी खाने भाडो हो।
के भन्ने आँट गर्दैनन् भने बिचराहरूको यो स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको छलफल गरिरहेका छौँ। नेपालमा नेपाली जनताले कारोबार गर्दा, नेपाली जोसुकैले कारोबार गर्दा नेपालको कानुन मान्नुपर्ने, कुनै विदेशीले कारोबार गर्यो भने कानुन मान्नु नपर्ने। बुद्धिजीवी मात्रै होइन, नेपालका घाक बुद्धिजीवी आफूलाई ठान्नेहरू, समाजलाई प्रभावित गर्छौँ भन्नेहरू कस्तो प्रभावित गर्न खोजिरहेका छन्। बेकाबू हालात पर कंट्रोल के लिए सुरक्षा बलों ने कई जगहों पर फायरिंग की है। इसमें कुछ युवाओं की मौत हुई है। फिलहाल नेपाल के कई शहरों में सेना को तैनात किया गया है। उपद्रवियों को गोली मारने का आदेश भी जारी किया गया है। इसके बावजूद युवाओं का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। सवाल ये है कि क्या इसके पीछे ओली सरकार के तख्ता पलट की साजिश तो नहीं, क्योंकि इससे पहले राजशाही के समर्थन में भी नेपाल में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर बैन आज के ग्लोबल वर्ल्ड में युवा आबादी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। अब आपको बताते हैं कि नेपाल के इस नए विद्रोह में आखिर कौन कौन शामिल थे। इनमें से ज्यादातर युवा कॉलेज के छात्र हैं, कुछ युवा सोशल एक्टिविस्ट हैं, कुछ छात्र संगठन इसमें शामिल हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। शुरुआत में ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे थे। बाद में कुछ जगहों पर युवाओं की भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़ दिए, जिसके बाद काठमांडू के साथ साथ विराटनगर, बुटवल, चितवन और पोखरा में भी प्रदर्शन की शुरुआत हो गई। बाद में कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। यहाँ आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने वाले युवाओं की तादाद कितनी है। नेपाल में 16 से 40 की उम्र के बीच की आबादी करीब 1 करोड़ 24 लाख है। नेपाल में फेसबुक यूजर्स की तादाद 1 करोड़ 35 लाख है। इंस्टाग्राम के 36 लाख यूजर्स हैं। एक्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स की संख्या करीब 4.5 लाख है। इसके अलावा मैसेंजर का इस्तेमाल यहाँ के 1 करोड़ 8 लाख युवा करते हैं। वो इसके जरिए विदेशों में रहने वाले अपने रिश्तेदारों परिजनों से बात करते हैं। यहाँ हमारे कुछ दर्शकों के मन में एक सवाल होगा। सवाल ये कि आखिर ये जेनजी कौन होते हैं, क्योंकि जेनजी शब्द देश के गांव देहात वाले इलाकों में इतना पॉपुलर नहीं है। ये एक खास वर्ग के बीच इस्तेमाल किया जाने वाला टर्म है। दरअसल हमारे देश में युवाओं को उनके जन्म के वर्ष यानी साल के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे 1901 से लेकर 1927 तक पैदा होने वाले युवाओं को जीआई जनरेशन यानी ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा गया है। 1928 से 45 के बीच जो युवा पैदा हुए वो साइलेंट जनरेशन या ट्रेडिशनलिस्ट कहलाए। 1946 से 64 के बीच पैदा होने वाले युवाओं को बेबी बूमर्स कहा गया। 1965 से 1980 के बीच पैदा होने वाले युवाओं को जनरेशन एक्स का टैग दिया गया। 1981 से 96 के बीच पैदा होने वाली युवा जनरेशन वाई या मिलेनियल्स कहलाए। 1997 से 2012 के बीच जो युवा पैदा हुए वो जेनजी कहलाते हैं। 2013 से 2024 के बीच पैदा होने वाले युवाओं को जनरेशन अल्फा का टैग मिला है। इसके अलावा 2025 से लेकर 2039 तक पैदा होने वाले युवा जनरेशन बीटा कहलाएंगे। नेपाल में जिन युवाओं ने क्रांति का बिगुल फूंका है वो जेनजी से आते हैं, जो सोशल मीडिया बैन को अपने अधिकारों पर चोट के तौर पर देख रहा है। इधर जहाँ दिख रहे हैं ये बानेसर का इलाका है और ये बानेसर से लेके मैतीघर मंडला तक तकरीबन 5 किलोमीटर युवा 5 किलोमीटर क्षेत्र में युवा लोगों का आज प्रदर्शन है। खास करके जेनजी युवा पुस्ता जिनका कहना है कि हमें बोलने दो सरकार। हमारा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार बहुत गौरव दे और गौरव इतना हो गया कि फाइनली आके सोशल मीडिया भी बंद कर दिया। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जहाँ आप अपने बात रख सकते थे। तो सरकार का अब भ्रष्ट होता है और सोशल मीडिया बंद कर दिए। इसके आवाज विरुद्ध में युवा जाग गए और इनका एक ही मांग है कि हमें बोलने दो सरकार, यानी कि हमें बोलने का आजादी दो। इस आंदोलन में काठमांडू महानगर पालिका से मेयर जो बालन शाह है, बालन शाह भी समर्थन किए हैं और रवि लामिछा ने जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति है वो भी समर्थन किए हैं। कई बार किसी विद्रोह की आग को भड़काने के लिए सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत होती है। नेपाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि नेपाल के युवा अपने देश में बार बार सत्ता परिवर्तन से परेशान हो चुके हैं। यही वजह है कि कुछ दिन पहले यहाँ राजशाही के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे थे। नेपाल में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी अपने चरम पर है। हमने इसके कुछ तथ्य आपके लिए निकाले हैं। भ्रष्टाचार वाले 180 देशों की लिस्ट में नेपाल की रैंक 107 है।
नेपाल के 84% लोगों का मानना है कि सरकार का भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा एक आंकड़े के मुताबिक साल 2023 से 24 में सार्वजनिक सेवाओं के लिए 12% लोगों ने रिश्वत दी है। तो क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं की आवाज दबाने के लिए ही ओली सरकार ने सोशल मीडिया को बैन किया था? क्या नेपाल भी चीन जैसा सेंसरशिप मॉडल अपने यहाँ लागू करना चाहता था? इस पर एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी सुनिए। बेरोजगारी है, गरीबी है, पिछड़ापन है और साथ ही जो राजतंत्र के दौरान जो अति विशिष्ट वर्ग बना था, जो कि राजकीय खजाने पर काबिज है और विदेशों से जो भी व्यापार या पर्यटन या मदद मिलती है उसको हड़प कर जाता है तो और जनता तक पहुंचने नहीं देता है। ये असली समस्या है जो जनता में बार बार रोष का विस्फोट करती है। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है तो यूजर्स लिख रहे हैं कि नेपाल में हालात काबू से बाहर है, कहीं ये सत्ता ना पलट दे। नेपाल के प्रधानमंत्री के लिए अब आगे की राह आसान नहीं है। यूजर्स लिख रहे हैं कि इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब वाले अमेरिका में बैठकर दूसरे देश में आग लगाने का दम रखते हैं। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का ओपिनियन है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।